एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है। उसी के लिए आज जो है वो मैं साइंस के क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आज का वो था एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। देखो सबसे पहली बात की दो बातें हम समझेंगे कि हीट और टेम्परेचर, ये दो टर्म्स है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमेशा फ्लो करती है एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में। जबकि जो टेम्परेचर होता है वो मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी कितनी गर्म कितनी ठंडी है उसको मेजर करने की फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मैंने अब जैसे कि आपको ये बात बता दी कि हीट जो है वो क्या है, एक एनर्जी है। और एनर्जी का एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर जूल्स। तो हीट का भी एसआई यूनिट क्या होगा, जूल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी पार्ट होगा। अब कैलोरीज भी एनर्जी का ही यूनिट होता है। केल्विन जो है ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, और वाट जो है वो एसआई यूनिट है किसका, पावर का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट फ्लोज फ्रॉम। तो ये बात अभी मैंने आप लोगों को बता दी कि जो हीट है वो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। तो जैसे तो लिख रहा है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, नहीं, क्या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बिल्कुल भाई, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर करती है, ठीक है। आगे बढ़े, बी पार्ट इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फर्स्टली हम ये समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कितनी हीट चाहिए हमें अगर हमारे पास कोई भी मास है 1 kg का या कोई भी सबस्टांस है 1 kg का। अगर इस 1 kg के सब इस 1 kg सबस्टांस का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होती है ना। तो याद रखना कि जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर वो किसकी होती है, वाटर की, ठीक है। बाकी जैसे वैल्यू मैंने लिख रखी है 4186 जूल्स पर केजी लग जाता है, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में इसमें। इसी तरह से कॉपर जो है वो उसकी 387 है। अगर इसी पेयर में पूछा जाता सबसे कम किसकी है, तो याद रखना वो किसकी थी, कॉपर की, और गोल्ड की सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन। तो याद रखना जो हीट होता है क्यू वो किसके बराबर होता है, एम, मतलब मास। टी हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टी हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, और सी किसके पर डिपेंड करते हैं, जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसके नेचर पे। तो मास ओनली नहीं आएगा, टेम्परेचर ओनली ये भी नहीं आएगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस ओनली ये भी नहीं आएगा। मास, नेचर एंड टेम्परेचर चेंज बिल्कुल सही है, डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। देखो अगर हम ट्रांसफर मोड की बात करें हीट के ट्रांसफर के, तो उसके तीन मेजर मोड होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आता है कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक जो है वो मान के चलते हैं एक पैन था इस तरह से, ठीक है। मैंने उस पैन को जो है वो नीचे से हीट करना स्टार्ट करा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो अब देखोगे जो पैन है ना, ये पैन भी, इसका जो हैंडल है अगर ये भी मेटल का है तो ये हैंडल भी गर्म हो जाएगा। तो जो इसके बेस से हैंडल तक हीट ट्रांसफर हुई, इसको हम बोल सकते हैं ये कंडक्शन के कारण हुआ, है ना। और इसके अंदर जो वाटर है, वाटर का नीचे का मॉलिक्यूल थोड़ी बार देर के बाद हीट होने के बाद ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें पार्टिकल अपनी जगह से वाइब्रेट कर हीट आगे ट्रांसफर करेगा, जैसे मेटल्स के केस में ज्यादा होता है या सॉलिड के केस में ऐसा होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। और ट्रांसफर ऑफ हीट थी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, मतलब जैसे हमने वाटर को हीट किया, नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आ रहा है, तो उस फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। और जैसे कहीं पर आग जल रही है तो उसकी रेडिएशन जो है वो हाथ जहाँ पे हीट है उसके ऊपर तक हीट आ रही है। तो जहां पर हीट का ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन।
ठीक है। तो याद रखना रेडिएशन में कोई भी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती, जबकि आपको पता है कि कंडक्शन में सॉलिड के थ्रू होती है और कन्वेंशन में मूवमेंट ऑफ फ्लूइड के कारण होती है। सबसे स्लो जो हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन में होता है, उसके बाद फास्टर होता है आपका कन्वेंशन में, और सबसे ज्यादा फास्ट होता है रेडिएशन में। तो ये बात याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो इनमें से किस में मीडियम की नीड नहीं है, तो आपको बता दिया वो कौन सा होता है, रेडिएशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग, तो देखो अ, हमारे पास जो है वो लैंड ब्रीज होती है, वो कौन सी होती है, जो लैंड से सी की तरफ मूव करती है ना। तो आपको पता है कि ये किसके कारण होता है, अनइवन हीटिंग के कारण, है ना। आपको पता है कि दिन के समय जो है वो लैंड बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, तो आपका समुंदर है उसका पानी जो है वो इतना ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होता, है ना। तो जिसके कारण जो है वो समुंदर से दिन की समय जो हवाएं हैं वो लैंड की तरफ चलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सीज ब्रिज बोलते हैं। पर रात के समय क्या होता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू ओशंस के ऊपर का जो रीजन है उसके कंपैरिजन में, जिसके कारण जो लैंड से जो है वो एयर कहाँ की तरफ चलती है, सीज की तरफ, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं लैंड ब्रीज, और हम जो लैंड ब्रीज होती है वो कब चलती है, नाइट टाइम। तो इसका बी पार्ट ऐसे, अगर सी ब्रीज पूछा जाएगा तो वो कब चलती है, डे टाइम। अब ब्लैक सरफेस होते हैं जो वो गुड रिफ्लेक्टर नहीं होते, हाँ गुड ऑब्जर्वर होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका बी पार्ट सही आंसर है। नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज टू मेजर हीट इज, देखो हीट का एक यूनिट बताया था कैलोरी, तो इधर से याद रख सकते हैं कैलोरी मीटर जो है, ठीक है, वो मेजर करता है हीट को। थर्मोमीटर टेम्परेचर को, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी को। नेक्स्ट है, विच वन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर, एल्यूमिनियम, वुड, आयरन। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल था, इसका आंसर होगा वुड। नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद, देखो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो ये बात याद रखना। तो इंक्रीज इन प्रेशर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, अभी बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कि कितनी हीट हमें चाहिए, ठीक है, किसी का टेम्परेचर क्या करने के लिए, राइज करने के लिए, किसी 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हो यूनिट बन जाएगा जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बी पार्ट इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल, नहीं भाई ये तो कन्वेंशन में होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सी ब्रिज पे क्वेश्चन आ गया, तो अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया था कि अभी सी ब्रिज जो है वो सी से लैंड की तरफ चलने वाली होती है, और ये कब चलती है, डे टाइम, है ना। नेक्स्ट है, विच कलर इज द बेस्ट रेडिएटर ऑफ हीट, तो ये तो अभी भी बात हुई थी, ब्लैक आ जाएगा इस पे। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ, तो देखो जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, उसको मेजर करता है, तो हम बोल सकते हैं बी पार्ट। तो ये इनके आंसर थे, ये थे हीट चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कौन से वाले चैप्टर की, लाइट चैप्टर की। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या डाला है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ईयर टू ग्लास, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रा करी है एक इंटरफेस है, इसके ऊपर जो है वो क्या है, ईयर है, और इस लाइन के नीचे क्या है, ग्लास, है ना। अब एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इसके ऊपर फॉल करती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बना रही है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें दे रखा है 1.5, तो आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा जो बोलता है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। तो बच्चे इधर से जो साइन आर है वो किसके बराबर बन जाएगा, वो किसके बराबर बन जाएगा, तो आप बोल दोगे वो बन जाएगा साइन आई, जो कि साइन आई है 30, है ना। तो बन जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन 1.5, देखो ये बन जाएगा साइन आर इज इक्वल टू, साइन 30 होता है 1/2, है ना। 1/2 इंटू 1.5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1/3। तो हमारे पास जो साइन आर है उसकी वैल्यू आ रही है 1/3, बट हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आप अगर इधर ध्यान से देखिए 1/3 होता है 0.33 के आसपास वैल्यू,
है ना। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री होती है 1/2, जो कि अभी आपको बताया 0.5 वैल्यू। तो इसका मतलब कि जो आंसर होगा वो हमारा 30 से कम होगा। तो देखो 30 से कम के कितने ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये 45 इसका आंसर हो नहीं सकता। 30 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। देखो अगर हम बात करें 15 डिग्री की, तो 15 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वो 0.25 के आसपास आएगी, है ना। बट हमारी वैल्यू 0.33 थी, तो इलिमिनेशन से ही निकालेंगे इसमें, तो हमारा जो बी पार्ट है 20 डिग्री वो सही आंसर आ जाएगा, है ना। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको वैल्यू दी होगी भाई साइन की इतनी वैल्यू ये है, बट इसमें हम इलिमिनेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज प्लस 20 सेंटीमीटर, द मिरर फार्मूला साइन कन्वेंशन यूज्ड है। तो इनको बोलते हैं कार्टेशियन कन्वेंशन, ठीक है, याद रखना जब भी आपको ये मिरर या लेंस में कन्वेंशन पूछे जाएंगे तो इनको बोलेंगे कार्टेशियन कन्वेंशन। नेक्स्ट आ गया, a convex lens produces a real image of magnification 2. The object distance is 15 सेंटीमीटर. The focal length is, तो देखो इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो हमें दो टू दे रखी है, बट इमेज कैसी है रियल, तो हम ये बोल सकते हैं एम की वैल्यू कितनी होगी -2, है ना। अब क्या बोल रहा है हमें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। देखो मैग्निफिकेशन एम किसके बराबर होता है, आप बोलोगे वी बाई यू के बराबर, और u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये होती है -15। तो देखो -2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये देखो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज डिस्टेंस होता है v, है ना। तो पहले हम इधर क्या निकालेंगे, v निकाल लेंगे। तो देखो -2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, v बाय -15। तो इधर से v की वैल्यू निकल जाती है हमारे पास कितनी, +30। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू पता है तो लेंस फार्मूला लगा देंगे, और लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इसमें 1/f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/30 माइनस, देखो ये था 1/15, है ना। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लिख देंगे 1/30 माइनस 2/30, है ना, आसान हो गया। क्लियर हो रही है बात, बट एक फार्मूले का माइनस, एक यू के साथ भी तो माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो यही बन जाएगा हमारे पास 3/30। तो इधर से अगर एफ कैलकुलेट करेंगे तो 30/3, जो कि होगा 10। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये दो फार्मूले याद रखना, लेंस फार्मूला ये होता है, ऐसे ही मिरर की जब बात होगी तो मिरर फार्मूले में प्लस आ जाएगा, 1/b 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये फार्मूला होगा उसके लिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला बता देता हूँ, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू होता है लेंस के लिए, और मिरर की जब बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन एम जो है वो किसके बराबर होगा, एच डैश बाई एच, ठीक है, इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये रिवीजन चल रही है, इसमें तो इतना ही बता सकता हूँ, है ना, एमसीक्यूज के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन ब्राइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म द डेविएशन इज मैक्सिमम फार। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था जेके एसएसबी के द्वारा, इसलिए इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो हमारे पास ये है एक प्रिज्म, जब इसके ऊपर ब्राइट लाइट फॉल करती है तो आपको पता है स्प्लिट हो जाती है कितने कलर्स में, 7 कलर। ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो 7 कलर्स रहते हैं मैं इधर आगे लिख देता हूँ वो कौन कौन से होते हैं, वायलेट नीचे, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो अगर ये बीच में प्रिज्म ना आता, ये वाली लाइट ऐसे चली जाती, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इधर ब्लू कलर्स में इधर से, तो देखो ये लाइट ऐसे आगे जाती है। अब देखो रेड कलर कहाँ पे है, ये आप देख सकते हो, मैं रेड कलर से ही दिखा देता हूँ, ये हमारे पास रेड कलर है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, द डेविएशन इज मैक्सिमम फार, तो किसके लिए, रेड कलर के लिए इतना सा डेविएशन है ना, जैसे ये लाइट ऐसे गई, रेड ऐसे, तो डेविएशन इतनी सी। और अगर हम वायलेट कलर की बात करें तो वायलेट कलर ऐसे नीचे, तो डेविएशन किसके लिए ज्यादा है, रेड के लिए ज्यादा, वायलेट के लिए ज्यादा, तो आप बोलोगे वायलेट के लिए ज्यादा, तो इसमें आंसर आएगा वायलेट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। तो देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक लाइन ड्रा करी, नीचे का मीडियम डेंसर है और ऊपर का मीडियम रियर है। अगर डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट जाती है ऐसे, ठीक है, और इधर से ये होगी इंसिडेंट रे, ये कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी।
अगर रिफ्रैक्टेड रे ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूं ऐसे चली जाए, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली जाए जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना दे, 90 डिग्री, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी एंगल क्रिटिकल होता है कितना हो गया, 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो बस स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब बच्चे इसमें देखो लाइट कहाँ से जाती है, डेंसर से रियल मीडियम, है ना। तो हमें क्या बोला है, जो नीचे का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा आपका साइन आर बाय साइन, है ना। तो देखो साइन आर की वैल्यू क्या थी, 90, तो बन जाएगा साइन 90 होता है 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, है ना। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाय अंडर रूट 2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बन जाएगा रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, जो कि आपका ए पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे भी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था लैब अटेंडेंट का, उसमें क्वेश्चन बना था। चलिए, ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्टिव। देखो दो मेजर जो है वो कंफ्यूजन होती हैं, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया में, एक मायोपिया में। देखो मायोपिया अगर आप देखो इसके स्पेलिंग छोटे है ना, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें पास की चीजें, मायोपिया में पास की चीजें क्लियर दिखाई देंगी पर दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। हाइपरमेट्रोपिया के स्पेलिंग जो है वो बड़े हैं, तो इसमें दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं पर पास की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो देखो इसमें क्या लिखा था, ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर। 2 मीटर से दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब 2 मीटर से पहले वाला क्लियर दिखाई दे रहा है ना। जिसमें पास की चीज क्लियर दिखाई देती है, ठीक है, वो कौन सा होता है, मायोपिया। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, है ना, इसमें दूर की चीज क्लियर नहीं दिखाई देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ स्लिट सेपरेशन इज डबल फ्रिंज विड्थ। देखो आपको इसमें बताना है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी। देखो फ्रिंज विड्थ को हम मैथमेटिकली बीटा से डिनोट करते हैं, ये लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। आपको क्या बोल रहे हैं, जो स्मॉल डी है ये होता है जो स्लिट के बीच में डिफरेंस है ना, इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो आई होप कि आप सबने पढ़ा होगा जेम्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो है वो स्मॉल डी होता है, तो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये रेसिप्रोकल है, अगर ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि हाफ हो जाएगा, तो इसलिए बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। तो याद रखना, जब भी पावर या फोकल लेंथ दो में से कोई भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है सीधा कॉन्केव, मत सोचो लेंस है मिरर। नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव पावर किसकी होती है, कॉन्केव की। तो इधर देखो माइनस लिखा था तो सीधा चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, कॉन्केव के साथ। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस अक्कर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो इसके लिए दो कंडीशंस, पहली वही लाइट जो है वो डेंसर से रियर मीडियम जानी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, तो इसमें एक तो लिखी ही थी डेंसर टू रियर मीडियम, तो आप उसको बात कर लेंगे। नेक्स्ट है अ रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। तो जब भी देखो ये हमारे पास जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है लाइट तो बिना डेविएशन के पास कर जाती है, बिना डेविएशन के पास कर जाती है, ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे पासिस अनडेविएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायप्टर, ठीक है, पी से लिखते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, इसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज नेगेटिव। तो अभी बता दिया, अगर नेगेटिव दिख गया तो सीधा कॉन्केव, कुछ मत सोचो। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की जब भी बात होती है तो ये हमेशा इरेक्ट और आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इज राइट आंसर। डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू। तो देखो ये किसके कारण होता है, अलग अलग वेवलेंथ के कारण, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, सबकी अलग अलग वेवलेंथ, ठीक है, तो उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें दे रखा है तो याद रखना
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी लिख देते हैं, और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की बात हो रही है, जैसे वाटर की। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया 3 × 10⁸, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है वो है 4/3, और वी हमें निकालना है। तो अगर आप इधर ध्यान दें तो वी का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 3 3 जा हो गया 9, है ना, 3 × 8, और इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा 9/4 × 10⁸ 8, और आप देख सकते हो 4 2 जा और 2.25 ए पार्ट इसका सही आंसर। तो ये थे लाइट चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। अब एक चैप्टर हमारा बचता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो याद रखना, नॉन रीन्यूएबल वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, जो हमें दोबारा नहीं मिलते, मतलब जो लिमिटेड हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रीन्यूएबल, है ना। तो इसमें देखिए आप, नॉन रीन्यूएबल में सोलर एनर्जी रीन्यूएबल है, विंड एनर्जी रीन्यूएबल है, बायोमास भी रीन्यूएबल है, तो इसमें सही आंसर रहेगा कोल। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, सी पार्ट। विच एनर्जी सोर्स इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में सोलर एनर्जी नहीं आएगा, हाइड्रो पावर नहीं आएगा, इसमें आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो बायोगैस के अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन, ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है वैसे ही। द एफिशिएंसी ऑफ ए सोलर सेल डिपेंड्स अपॉन, तो जो एफिशिएंसी होती है सोलर सेल्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के ऊपर, ठीक है, तो इसमें बी पार्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल सोर्स, तो पेट्रोलियम नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, यूरेनियम नहीं है, और उसमें आ जाएगा सोलर एनर्जी, ठीक है, रीन्यूएबल में। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम, तो याद रखना है फॉसिल फ्यूल से आता है, अगर इंडिया की अगर बात कर ले, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाय, तो ये किससे, फ्लोइंग वाटर से, है ना, डैम्स बना के फ्लोइंग वाटर से आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कोल है भाई फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम भी है, यूरेनियम जो है फॉसिल फ्यूल में नहीं आता, तो डी पार्ट इसका सही आंसर। क्लोरोफिक क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की, तो भाई क्लोरोफिक वैल्यू है कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है अगर हम यूनिट मास किसी भी फ्यूल का बर्न करते हैं उसके बाद, तो इसका ए पार्ट सही आंसर आ जाएगा 10 का। नेक्स्ट है विंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन, तो जो विंड एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सन्स अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के ऊपर, तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लीस्ट पोल्यूशन, तो इनमें सबसे कम पोल्यूशन कहाँ पे होता है भाई, सोलर एनर्जी। जियोथर्मल, देखो जियो मतलब अर्थ, है ना, थर्मल मतलब हीट, तो अर्थ इंटरनल हीट आ जाएगा, सही आंसर। विच डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल, ठीक है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज, तो भाई इसके रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, तो ये आप मार्क कर सकते हो इसमें। तो ये थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। लास्ट फिजिक्स का चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ डिपेंड अपॉन, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर से हम कितनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें वो वापिस अर्थ पे ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और याद रखना बीई जो है वो मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, √2g कैपिटल एम अपॉन आर, वेयर जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम जो है वो मास है अर्थ का, और आर रेडियस है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर एम मतलब मास पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका आंसर बन जाएगा बोथ मास एंड रेडियस, ठीक है। अब देखो इफ अर्थ मास बिकम्स 4 टाइम एंड रेडियस बिकम्स हाफ द न्यू एस्केप वेलोसिटी, तो अभी आपको फार्मूला बताया बीई का, क्या फार्मूला बताया, √कैपिटल जी एम, ठीक है, अपॉन आर। तो अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में जो एम है वो कितना हो गया, 4 टाइम, और जो आर है वो कितना हो गया, r/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यही जो वैल्यू है ये ऊपर जाके इधर क्या बन जाएगी, आप बोलोगे सर ये ऊपर जाके हमारे पास जो है वो बन जाएगी 4m, तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट, है ना। तो ये अंडर रूट जो है वो कितना बन गया, ये बन गया 4m, और देखो ये नीचे से 2 ऊपर जाके 4 2 जा अंडर रूट में 8, ये वैल्यू बन जाएगी, है ना। और अगर अंडर रूट 8 निकालो तो ये 2.8
के आसपास वैल्यू आती है। इसमें जो ऑप्शन था वो सही नहीं था, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो आंसर है वो आप 3 के आसपास लगा सकते हैं, जो भी आपका 3 के आसपास आंसर इसका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए हॉलो स्फीयर इज, तो याद रखना ये जीरो होता है। अब वेट, आपको पता है कि वेट एक फोर्स है ना, तो वेट होता है आपका एम जी, और जी जो है वो होता है कैपिटल जी आर बाय आर, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ अर्थ के लिए आर की वैल्यू जीरो, तो जी की वैल्यू जीरो, जी की वैल्यू जीरो, तो वेट जीरो। तो सी पार्ट इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। टू सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ एट डिफरेंट रेडियाई, द वन विद स्मॉलर रेडियस हैज, तो इसमें याद रखना कि कैपिलस थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड अलग अलग रेडियस से, और जिसकी कम रेडियस होगी, है ना, तो जिसकी रेडियस कम होगा उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, लेस, तो इसका बी पार्ट। तो ये थे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और का है, उसको हम कर लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, तो देखो डबल हो जाएगा, तो डबल हो गया 2r, और 2r का स्क्वायर कर लो तो क्या बन जाएगा 4r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में तो 1/4 हो जाएगा बी पार्ट। तो ये थे फिजिक्स के एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कल ही आप लोगों को केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करवा देंगे, उसके बाद एक लेक्चर बायो पे। बाकी आपको कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और हमारा वीडियो कैसे लगा ये भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।